महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देश भर में जारी है। एक 6 तस्वीरें भी आप देख लीजिए। दिल्ली, भोपाल, गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ, पटना, सब जगह प्रदर्शन चल रहा है। सांसदों ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया। हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं, राजीव जेटली जी, अभय दुबे जी, बीजेपी और कांग्रेस से। ब्रेक से पहले ईडी पर बात हुई, सरकार के एक्शन की बात हुई, और अभय दुबे जी ने कहा असल मुद्दा महंगाई है। कुछ आंकड़े भी उन्होंने रखे थे। जवाब देंगे राजीव जेटली जी? मैं बड़ी सरल भाषा में जवाब देता हूं सौरभ जी। मेरे पास एक आंकड़ा है जो हमारा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है। अगर आप इसको मैं जूम करके दिखाना चाहूं तो मैं दिखा सकता हूं। इसमें आप इन्फ्लेशन रेट देखिए। 2000 सन 2000 के अंदर 4% के ऊपर था। 4% से इसने ऐसा जंप लिया, इतनी देर में तो मुझे लगता है स्पेस में रॉकेट भी नहीं पहुंच पाता होगा, जितनी तेज इन्होंने उसको भगाया। लगभग 12% पर लेकर गए। डबल डिजिट के अंदर ये महंगाई की जो दर है उसको लेकर के गए। उसके बाद एनडीए मतलब हमारी सरकार के अंदर वो लगातार डाउन रहा। हम 3.3% तक का लेकर आया इसको। हम 3.3% तक मेंटेन करते चले गए। और आज की जो परिस्थिति मैं आपको बताता हूं, दुनिया की परिस्थिति, दुनिया के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें ये हम नहीं कहते, आईएमएफ कहता है, ये दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज कहती हैं कि भारत जैसा देश जितने स्टेबल तरीके से चल रहा है, इतना दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं चल पा रहा है। तीसरा, ये रुपए के ऊपर बार बार एक बात उठाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके मुकाबले आज भी रुपया सबसे मजबूत चल रहा है। आप यूरो की अगर कंपैरिजन यूरो से भी करेंगे, येन से करेंगे, किसी भी कंट्री से करेंगे, उसमें बेहतर अपना रोल रुपया प्ले कर रहा है। तो आप ये देखिए, ये सब जो बहाने राहुल गांधी जी ने लगाए हैं अपनी राजनीति को प्रोपेल करने के लिए, जिस राजनीति को प्रोपेल शायद प्रियंका वाड्रा जी नहीं करने दे रही होंगी, हम नहीं करें। हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी उठे। अब ये उन दोनों के आपस के कंपटीशन में ये मुद्दा विहीन हो जाते हैं। अरे चले वो अलग बात हो गई। नहीं, राहुल गांधी ने तो आज, राजीव जेटली जी, ये कह दिया कि वित्त मंत्री तो माउथ पीस है, वित्त मंत्री को कुछ पता ही नहीं है देश में क्या हो रहा है, देश के हालात के बारे में। ये भी देखिए कितनी बड़ी बात है। आप निर्मला सीतारमण जी के ऊपर टिप्पणी करने वाला अगर इस देश में कोई आया तो राहुल गांधी जी आए, जिनको अपनी पार्टी खुद कबूल नहीं कर पा रही है, जिनकी कैलिबर के ऊपर उनके अपनी पार्टी को ही डाउट है। वो देश की वित्त मंत्री के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जो सबसे पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट महिला मानी जाती हैं। तो कम से कम राहुल गांधी जी, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन ऐसे कैरेक्टर के ऊपर उंगली मत उठाइए जो आपकी पूरी पार्टी के ऊपर भारी पड़ जाती हैं। तो निर्मला सीतारमण जी ने बड़े विस्तार से सदन के अंदर बताने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने तब भी हल्ला मचा दिया। ये वहां भी नहीं सुनना चाहते थे। खैर, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। राहुल गांधी जी का एजेंडा अपने आप को राजनीतिक रूप से जिंदा करने का है। प्रियंका वाड्रा जी के साथ उनकी लड़ाई चल रही है। हमको शुभकामनाएं देते हैं। कोई भी रास्ता निकालें, ढूंढें, आगे बढ़े। हम तो कहते हैं आगे। अच्छा, मैं जरा अभय जी के पास चला जाता हूं। अभय जी, देखिए, राहुल जी ने जो कहा निर्मला सीतारमण जी के लिए, उस पर आपने बीजेपी का जवाब सुन लिया कि मतलब देश की वित्त मंत्री को नहीं मालूम देश के अंदर क्या हो रहा है, आप ये कहना चाहते हैं। और बीजेपी दूसरी बात ये कह रही है, चर्चा 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 रट लगा करके कांग्रेस मांग कर रही थी, चर्चा हुई, आप लोग सुनने को तैयार नहीं हुए, वॉकआउट कर गए। सौरभ जी, इसलिए कहा राहुल गांधी जी ने कि निर्मला सीतारमण जी ने जो गृहस्थी को सर्वनाश टैक्स बना दिया, जीएसटी को। आप बताइए मुझे, श्रावण के पवित्र माह में दूध दही जो भगवान शंकर को अर्पित करते हैं, उससे लेकर आटा दाल, गरीबों को पैक्ड खाने का अधिकार नहीं, उस पर आपने टैक्स लगा दिया। नहीं, इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार। अबे जी, इसी मुद्दे को क्लियर कर ले। ये बीजेपी ने कहा है, वित्त मंत्री ने कहा है, जीएसटी काउंसिल में सारे फैसले सर्वसम्मति से होते हैं। तो क्या वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार के वित्त मंत्री मौजूद नहीं थे जब यह फैसला हुआ कि इन चीजों पर जीएसटी लगाना है? देखिए सौरभ जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देश को जानना चाहिए इस बात को। सर्वसम्मति नहीं, उन्होंने आम सहमति कहा। क्यों आम सहमति कहा? वो वर्चुअल मीटिंग थी। इतना ही नहीं, जो फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट थी जिसके आधार पर जीएसटी के रेट इन्होंने तय किए, उसका भी विरोध किया। जो राज्य प्रतिपक्षी दल के थे उन्होंने इस बात का दृढ़ता से विरोध किया। करिए ना, उस जूम मीटिंग के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको सार्वजनिक कर दीजिए। आकर कहा, वेस्ट बंगाल से लेकर राजस्थान से लेकर सब जो मीटिंग में थे उन्होंने कहा कि हमने इस बात का विरोध किया। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये जो कह रहे हैं बार बार
$100 बिलियन का इंपोर्ट चाइना से कर लिया। हमको तो देश को बताया 2 ऐप पे प्रतिबंध लगाकर कि साहब हमने देखिए चाइना का मुंह बंद कर दिया। आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा, उससे नुकसान क्या हुआ? हमारी बैकबोन खत्म हो गई। एमएसएमई जो छोटे और मझोले उद्योग थे। अब आप मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट पढ़िए आरबीआई की, वो ये कह रहा है कि नोटबंदी के क्रूर कानून और गलत जीएसटी से हिंदुस्तान के एमएसएमई पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा। 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए। मैं तो कह नहीं रहा हूं, ये तो खुद आरबीआई की रिपोर्ट बता रही है। इनकी स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, वो कह रही है कि इतना नाजायज इंपोर्ट गलत तरीके से चाइना से हुआ है कि हमारे जो एमएसएमई है वो स्पॉइल कर दिया मोदी सरकार ने। तो ये जो है इनका कोई दृष्टिकोण नहीं है। नोटबंदी से प्रारंभ हुआ था इस देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में डालना। ठीक है। नोटबंदी या आपकी महामारी के पहले का सिर्फ आखिरी अच्छा, आप एक लाइन में ये कहना चाहते हैं कि इनकी सरकार को, मोदी जी की सरकार को देश चलाना नहीं आता, अर्थव्यवस्था चलानी नहीं आती। आप देखिए ना, नोटबंदी का मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये खुद आप देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो डेटा रिलीज किया था इस महामारी के पहले। ठीक है सर। 70 साल में सबसे बदतर स्थिति में हमारे। अच्छा, मैं इसी का जवाब ले लेता हूं अभय जी, फिर समय चला जाएगा। राजीव जी, देश चलाना उन्हें आता है, आपको नहीं आता? हाँ, चलाते तो आए थे, बस इनको सिर्फ जीवान चलाते तो आए थे। महात्मा गांधी जी के नाम पर, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर, स्वतंत्रता सेनानियों को आपने नेशनल हेराल्ड के नाम पर ठग लिया। महात्मा गांधी जी के साथ आप लोगों ने क्या किया वो अभी तो पीछे प्रदर्शन में ही पता चल गया कि किस तरीके से आप लोगों की गतिविधियां चल रही थी उनकी मूर्ति के नीचे, आपके अलायंस और आपके एक जैसे लोग। अब तीसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि निर्मला जी ने सदन के अंदर इस बात को स्पष्ट किया। ये रोज नाटक क्यों करते हैं आटा 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 का? वैट हमेशा से इन्होंने आटे के ऊपर लगा के रखा, हमेशा से। एक गरीब व्यक्ति की सबसे बड़ी जरूरत रोटी होती है, उस रोटी के ऊपर वैट इनकी सरकार में लगता था राज्यों के अंदर। ये क्यों झूठ बोलते हैं बार बार? अब हम ये कहते हैं, अब आपने कहा कि देश चलाना, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये देश की जनता अगर सुनेगी तो मुझे लगता है आपका मजाक उड़ाएगी, खिल्ली उड़ाएगी। क्योंकि देश चलाना किसे कहते हैं? ये तो देश वो है जिसने बसों पे, रेलवे स्टेशन पे, सार्वजनिक जगहों पे डिस्कस करना शुरू कर दिया था कि इस देश का अब कुछ नहीं हो सकता। ये आम चर्चा होती थी, बॉलीवुड की मूवी में दिखाया जाता था कि इस देश का अब कुछ नहीं हो सकता। अरे इस देश को जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले, ये देश में नहीं दुनिया में जाकर स्थापित हो गया। दुनिया में इसने अपनी प्रतिभा को बढ़ाया, दुनिया में इसने अपने सम्मान को बढ़ाया। तो आप ये तो मत समझाइए। मैं फिर भी आपको शुभकामनाएं देता हूं। राहुल गांधी जी की लंबी उम्र हो, राहुल गांधी जी राजनीति में अच्छी तरह से आगे बढ़ सके, हम भी कोशिश करेंगे और आप भी करिए, दोनों मिलकर करते हैं। नहीं, उन्होंने आज ये कहा राजीव जी, उन्होंने कहा सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लेंगे तो चुनाव जीतेंगे। हिटलर भी ये ऐसे ही चुनाव जीतता था। उन्होंने तो आज ये सीधी तुलना मोदी जी की और हिटलर की कर दी और कहा कि मुझे दे दो तुम सारी संस्थाएं, मैं चुनाव जीत के दिखा दूंगा। हमने तो इस देश की जनता को दे रखी है। अब राहुल गांधी जी उनसे छीन के खुद लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस देश की जनता ने निर्धारित किया है कि देश के अंदर कौन सी सरकार होनी चाहिए। उस सरकार ने निर्धारित किया है कि कैसे हमारी स्वतंत्र रूप से, पारदर्शी रूप से संस्थाएं चलनी चाहिए। अगर ये सारी संस्थाओं को बंद करके राहुल गांधी जी के अधीन करना है, हिटलरशाही तो वो हुई। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार द्वारा निर्धारित जो प्रोटोकॉल है, अगर उसमें इनको विश्वास नहीं तो मतलब जनता पर विश्वास नहीं है। तो अगर ये फिर भी लेना चाहते हैं तो जाइए। अच्छा चलें, ठीक है अभय जी, देखिए सारी बातें एक तरफ, हिटलर से तुलना भी मैं तो कहता हूं चलिए एक तरफ, ये मैं पॉलिटिकल आरोप मान लेता हूं। लेकिन राहुल गांधी जी का यह कह देना कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया अब एक डेमोक्रेसी नहीं रहा। आप दुनिया को ये कह रहे हैं, पूरे विश्व को बता रहे हैं कि भारत लोकतांत्रिक देश नहीं है अब। सौरभ जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आज वक्तव्य उन्होंने दिया है। आप देखिए ना, चुनाव के पहले कितना घृणित काम। तमिलनाडु में चले जाइए, जो आज मुख्यमंत्री हैं उनके बेटी दामाद पर 4 दिन पहले रेड मारी गई जान करके। पंजाब चले जाइए, पंजाब में जो चन्नी साहब है उनके निकटस्थ लोगों के आईडी का छापा मारकर डिफेमेशन का काम किया। मायावती जी के यहाँ छापे मारकर डराया धमकाया और 122 सीटें उत्तर प्रदेश में। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो वर्चुअली हारे हुए थे ये लोग। मैं अभय जी आपके इस आरोप को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं एक पल के लिए कि ये सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, जो आपका आरोप है। राहुल जी तो कहते हैं जुडिशरी भी अधीन हो चुकी है, मीडिया अधीन हो चुका है। मैं एक लम्हे के लिए सारे आरोप आपके स्वीकार भी कर लूं तो भी लोकतंत्र समाप्त होने का मतलब होता है डिक्टेटरशिप, तानाशाही,
जो उन्होंने हिटलर से तुलना करके कह भी दिया। तो मतलब देश में चुनाव हो भी रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर देश की जनता नहीं, अगर देश की जनता वोट दे रही है तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। गोवा उठा लो, मणिपुर उठा लो, उत्तराखंड उठा लो, जहां बहुमत। आम चुनाव की बात कीजिए। मैं उस मणिपुर गोवा से मैं भी सहमत हूं आपसे, कैसे सरकार बनी है। आम चुनाव की बात कीजिए। प्लीज सुनिए, पूरा वक्तव्य सुनिए। मध्य प्रदेश की सरकार हो, राजस्थान में जिस प्रकार घृणित कोशिश की गई, उत्तराखंड में तो मोदी सरकार की कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान सर्वोच्च अदालत को भी यह अधिकार नहीं देता है कि हाउस के अंदर की प्रोसीडिंग का संज्ञान ले। और आपने अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ, इस नाम पर उत्तराखंड की सरकार गिरा दी। तो जनता के मानस में यह बनाया गया कि आप जिता भी दोगे तो हम इनकी सरकार रहने नहीं देंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा, सारा ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ एकमात्र काम किया है, वो सांप्रदायिक उन्माद। इन लोगों ने यह सिद्ध करने की कोशिश की। मैं आपसे केवल अभय जी इतना जानना चाह रहा हूं, आपने बहुत सारे विषय उठा दिए। राहुल गांधी कहते हैं देश में लोकतंत्र बाकी नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। तो मुझे यह बताइए, नरेंद्र मोदी जिस वोट पर चुनकर के आए हैं वो इन्होंने डिक्टेटरशिप के बल पर हासिल किया है या जनता ने इनको वोट दिया है? देखिए सौरभ जी, उनका ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इस सवाल को समझिए। लोगों के स्मृति पटलों पर यह चिन्हित करने की कोशिश की गई है कि आप सरकार जिता भी देंगे तो हम सरकार इनकी अनैतिक तरीके से उखाड़ कर फेंक देंगे। एक दूसरी बड़ी बात मैं बता रहा हूं, आखिरी बात, लोगों को यह समझाने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस पार्टी और प्रतिपक्ष न सिर्फ मुस्लिम परस्त है, हिंदू विरोधी भी है। क्या बताइए, 80% आबादी के लिए कोई खिलाफ खड़ा हो सकता है, लेकिन देश का सांप्रदायिक सद्भाव तो बरकरार रहेगा। चलिए, अच्छा ठीक है, मेरे पास समय समाप्त हो गया। एक छोटा जवाब इसका जरूर दे देना राजीव जेटली जाते जाते। हिंदू मुसलमान के बिना इनकी डिबेट खत्म नहीं होती। और देखिए अंत में आते आते इन्होंने हिंदू मुसलमान कर दिया और इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं। इस देश की जनता ने महसूस किया है कि मेरा क्या खोया है, और जब उनका सब कुछ खो चुका था उसके बाद उन्होंने इस बदलाव का निर्णय लिया था। तो उनका सम्मान करना सीखिए। राहुल गांधी जी से बोलिए, हमेशा हर किसी की सरकार और राज करने की जो परिस्थिति है वो वैसी नहीं रहती है। आप विपक्ष में बैठना भी सीखिए, आम आदमी की तरह जीना भी सीखिए। आपका सहयोग आप ही कह देंगे संस्थाएं मुझे दे दें, आप ही कह देंगे इस देश की जनता की वैल्यू नहीं है, तो आप सोचिए जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका थोड़ा बड़ा सम्मान जो कुछ कुछ प्रदेशों में बचा हुआ, कुछ आपकी विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं उनमें बना के रखिए। ये भी खो गया तो क्या रह जाएगा, सोचिए। ठीक है राजीव, नहीं रहेंगे फिर तो। राजीव, समय इतना ही था, शुक्रिया करूंगा राजीव जेटली जी, अभय दुबे आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।